चूल्हे में कोयले के अंगार पर माँ रोटियां सेक रही थी। बाहर आंगन में हवा की बयार बह रही थी। ऐसे में चारों भाई बहन चूल्हे के पास ही खाने को बैठ गए। माँ रोटियां सेक कर सबकी थाली में गर्मा गर्म परोसे जा रही थी कि तभी बड़े भैया जगदीश बोले, अम्मा आज से मुझे 2 रोटियां ज़्यादा देना, मुझे रात को भूख लग जाती है। देख जगदीश, तू भले 2 रोटियां ज़्यादा खा लिया कर, पर तुझे दूध तो पीना ही पड़ेगा। आखिर आगे चलकर और ज़्यादा पढ़ाई जो करनी है, इंजीनियर बनना है तुझे। इंजीनियर, माँ ने जगदीश को समझाते हुए माँ ने थाली में 2 रोटी ज़्यादा परोसी। 3 बहनों में सबसे बड़ा जगदीश, माँ की आंखों का तारा। दोनों को बहुत आस है जगदीश से कि पढ़ लिख कर इंजीनियर ज़रूर बनेगा। वहीं एक और लड़के की चाहत में 3 बेटियां जगदीश से छोटी हैं। तीनों बेटियों में कमाल की बनती हैं। तीनों एक दूसरे पर जान छिड़कती हैं और तो और अगर भैया को कोई कुछ बोल दे तो तीनों उसकी जान खा जाती हैं। अम्मा मुझे भी दूध देना, मुझे भी खूब पढ़ाई करके भैया जैसे इंजीनियर बनना है। माँ की बात सुन सबसे छोटी बेटी नीलम बोली, अरे पागल, इंजीनियर लड़के बनते हैं, लड़की थोड़ी। दोनों बहनें जो उससे बड़ी थी बोलते हुए हंस पड़ी। चुप करो, तुम दोनों जब देखो उसे सताती रहती हो। कोई बात नहीं नीलम, तू इंजीनियर नहीं बन सकती तो क्या हुआ, तेरा ब्याह हम किसी इंजीनियर से तुम्हारी शादी करवा देंगे। कहती हुई माँ भी मुस्कुरा उठी। पर नीलम को बड़ा अजीब लगा कि जब भैया पढ़ लिख कर इंजीनियर बन सकते हैं तो वह क्यों नहीं। क्या लड़की हैं इसलिए इंजीनियर नहीं बन सकती या फिर कोई और कारण है? क्योंकि कक्षा में वो गणित के अच्छे नंबर लाती हैं और विषय में भी उसकी अच्छी पकड़ है। फिर इंजीनियर काहे नहीं बन सकती? सब लोग तो पढ़ लिख कर ही इंजीनियर बनते हैं, तो आखिर लड़का पढ़कर इंजीनियर बन सकता है, लड़की पढ़कर इंजीनियर काहे नहीं बन सकती? 2 दिन से नीलम के मन में यही सवाल हथौड़े की तरह चोट कर रहे थे। कक्षा में भी पढ़ने बैठी तब भी यही सोच रही थी। खेलने कूदने में भी मन नहीं लग रहा था। चुपचाप कोने में बैठी सहपाठी लड़कियों को देखते हुए देख रही थी। नीलम ख्यालों में गुम ही थी कि तभी पीछे से रमेश ने पुकारा, ओ नीलम बड़ी होशियार बनती है, जरा एक बार कबड्डी खेल में हम लड़कों को हरा कर तो दिखा। रमेश बोल ही रहा था कि तभी नीलम की सहेलियां पूनम पास आकर बोली, नीलम आज तुझे जीतने के लिए जी जान लगा देनी है। लड़कों से शर्त लगी है, जो लड़कियां जीती तो आज के बाद वह हमें कबड्डी मैदान में खेलने देंगे, कभी परेशान भी नहीं करेंगे। नीलम की रमेश से वह अक्सर ही नीलम को यह कहकर चिढ़ाया करता था कि तू लड़की है, चुपचाप पढ़ाई कर और घर जा, यूं लड़कों की तरह खेल कूद मत किया कर। उसकी बातें सुन नीलम को बहुत उलझन होती थी। पूनम की सुन नीलम तुरंत उठ खड़ी हुई, अपने कपड़े पर लगी धूल झाड़ी और कबड्डी के मैदान की ओर चली। चल आज इन लड़कों को मजा ना चखा दिया तो मेरा नाम ही नीलम नहीं। नीलम जोश से भरी हुई थी। खेल शुरू हुआ। एक तरफ लड़के तो दूसरी तरफ लड़की। लड़के अपने गुमान में थे। लड़कियों को हराना बाई हाथ का खेल समझ रहे थे, लेकिन नीलम ने भी कमर कस ली थी कि आज आर पार करके ही रहेंगे। नीलम की होशियारी शारीरिक फुर्ती ने अपना कमाल दिखाया। लड़के चारों खाने चित हो गए। लड़कियां खुशी के मारे उछल पड़ी कि तभी रमेश गुस्से से तंज करता हुआ बोला, यूं लड़कियां तो बेईमानी होती हैं। बेईमान किसे बोला? नीलम ने गुस्से की आंख दिखाई। तुझे और किसी? रमेश ने नीलम को उकसाया। 2 दिनों से परेशान नीलम रमेश की सुन और भी ज्यादा परेशान होकर अपना आपा खो बैठी और पास ही खड़े रमेश पर झट झपटा। रमेश ने स्वयं को बचाव करने के लिए एकदम पीछे करना चाहा कि तभी उसके दोनों पैर आपस में उलझ गए और वह सिर के बल गिर पड़ा। मैदान में बड़े पत्थर से उसका सिर जा टकराया। 2 मिनट में रमेश के सिर में खून की धारा बहने लगी। रमेश के सिर से खून बहता देख दोस्तों ने उसे घेर लिया।
स्कूल के सहित प्रधानाध्यापक भी आ गए। रमेश को अस्पताल ले जाया गया। वहां उसके सिर में 3 टाँके लगे। दूसरे दिन नीलम के पिता को स्कूल में बुलाया गया। नीलम ने अपनी सफाई देनी चाही, लेकिन किसी ने उसकी एक न सुनी। सभी यही बोल रहे थे कि नीलम ने गुस्से से रमेश को सिर फोड़ डाला। देखिए श्याम बाबू, लड़की जात हैं, इसलिए नरमी से पेश आ रहा हूँ, वरना यही हरकत किसी लड़के ने की होती तो उसकी खैर नहीं थी। मैं तो कहता हूँ लड़की को पढ़ा लिखा कर क्या करना है। फिर भी एक बार आप इसे समझा सकते हैं तो हैं, समझा दीजिए, वरना हमें दोष मत दीजिएगा। नीलम के पिता श्याम बाबू प्रधानाध्यापक के आगे हाथ जोड़कर सर झुकाए खड़े रहे, पर उन्होंने एक शब्द नहीं कहा, बस नीलम की ओर गुस्से से देखते रहे। नीलम अपने पिता से और उनके क्रोध से बहुत डरती थी। उनके आगे नीलम की बोलती बंद हो गई थी। नीलम कहना तो बहुत कुछ चाहती थी, पर अपने पिता के गुस्से से भरी आंखों को देखकर चुप रही। दरवाजे के ऊपर लड़की के खूबसूरती तख्ती पर बड़े बड़े अक्षरों में अंकित नीलम सिंह देखते ही बनता है। दरवाजे से अंदर जाने पर बड़े से कमरे में बड़े से टेबल, जिस पर अनगिनत कागज पत्तर रखे हुए थे, जिन्हें गौर से चश्मा के अंदर से देखती हुई नीलम दिखाई देती हैं। कंकड़ गुलाबी सूती साड़ी से लिपटे हुए दिखने में किसी स्कूल की प्रिंसिपल जैसी दिखाई दे रही थी। देखिए मिस्टर रोहित, मैं चाहती हूँ कि हमारे स्कूल की लड़कियों को भी खेल कूद में रुचि बढ़े। इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी और अगले साल तक कबड्डी की एक ऐसी बेहतरीन टीम तैयार करनी होगी जो स्कूल से बाहर जाकर खेल सके। आप समझ रहे हैं वो ना कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ? जी, मैं आपकी बात में समझ रहा हूँ कि लड़कों की टीम के साथ साथ लड़कियों की भी टीम तैयार करना है, पर इसमें एक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। वह है कि लड़कियों के माता पिता स्वयं नहीं चाहते कि उनकी बच्ची कबड्डी जैसा खेल खेले। मिस्टर रोहित, यह तो चैलेंज है। आपको माता पिता से बात करनी होगी, उन्हें समझाना होगा कि खेल कूद जितने लड़के के लिए ज़रूरी है उतना ही लड़की के लिए भी ठीक है। मैं कोशिश करूँगा। इतना बोल मिस्टर रोहित कमरे में से बाहर चले गए कि तभी नीलम का फोन बज उठा। हेलो नीलम दीदी, बाबूजी को फिर से दौरा पड़ा है, वो मुझे से संभाल नहीं रहे हैं। ठीक है शीलू, तुम उनका ख्याल रखो, मैं अभी आती हूँ। नीलम फोन रख तुरंत तेज कदमों से घर के लिए निकल पड़ी। कार चालक को तेजी से घर की ओर चलने का बोल नीलम पीछे की सीट पर जाकर बैठ गई। नीलम जो कभी इंजीनियर बनना चाहती थी, वह आज एक नामी स्कूल की प्रिंसिपल बन चुकी है। शहर में उसका नाम है, लेकिन वहां तक पहुंचने में नीलम ने बहुत संघर्ष किया है। घर पहुंचकर नहीं रहना मुझे इस कैद खाने में, मुझे अपने घर जाना है। पर बाबूजी, यह घर आपका ही है, मेरा घर जैसा मैं कि जानता हूँ नहीं, मेरा नहीं, यह तेरा घर है, प्रिंसिपल सिंह का, मेरा नहीं। बाबूजी, क्या बेटी का घर पिता का घर नहीं होता? नीलम आंखों में से आंसू बह कर बोली। नीलम नहीं कही, आज तक बेटी का घर किसी पिता का हुआ है जो आज होगा। मेरा घर तो मेरा जगदीश के पास है, बेटे ही पिता का अंतिम सहारा होते हैं। बिटिया थोड़ी बोलते हुए बाबूजी बुझे हुए से कुर्सी पर बैठ गए। बाबूजी, आप परेशान ना हो, मैंने जगदीश भैया को फ़ोन कर दिया है, उन्होंने कहा है कि वह तुरंत आकर आपको अपने साथ ले जाएंगे, लेकिन तब तक आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा, जमकर खाना पड़ेगा ताकि आप वहाँ के मौसम में रह सकें। हो या तू सही कह रही है नीलम, वहाँ विदेश में बहुत ठंड रहती है, मुझे जमकर खाना पड़ेगा। शीलू, जल्दी से मेरा खाना लगाओ। मुस्कुराते हुए नीलम के बाबूजी श्याम जी किसी बच्चे से कम नहीं लग रहे थे। श्याम स्वभाव से कड़क पिता को इस परिस्थिति में देख नीलम की आंखें नम हो गई थी। नीलम सालों से एक नहीं, दो नहीं, बल्कि अनगिनत बार बाबूजी से झूठ बोल चुकी थी कि जगदीश भैया उन्हें अपने साथ विदेश ले जाने आने वाले हैं। आखिर
नीलम करे भी तो क्या करें, बेटे की आस लगाई। बाबूजी बेटी के घर रहना नहीं चाहते। जगदीश ने पहले ही कह दिया था कि नीलम बाबूजी अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, और तब से ही नीलम अपनी जिम्मेदारी पूरे मन से निभा रही थी। पर बीच बीच में उसे भी लगता है कि जिस बाबूजी ने उन्हें इतना काबिलियत बनाया, उन्हें बाबूजी से ऐसे कैसे जगदीश भैया मुंह फेर सकते हैं। बाबूजी खुशी खुशी खाना खाने के बाद नीलम दुखी मन से हताश सी अपने कमरे में आकर बिस्तर पर लेट गई। लेटे हुए वे दिन आंखों के सामने घूमने लगा जिस दिन माँ ने बाबूजी के दबाव में आकर नीलम को कसम दी थी कि वह कभी भी कबड्डी जैसा खेल नहीं खेलेगी। देख नीलम, तेरा हरकत से बाबूजी बहुत गुस्सा में हैं। मुझे डर है कि कहीं गुस्से में वो तेरा स्कूल न छुड़ा दे। इसलिए तू कसम खा कि आज के बाद कभी भी कबड्डी नहीं खेलेगी और ना ही लड़कों से भिड़ेगी। माँ की सुन। नीलम डबडबाई आंखों से माँ की ओर देखती हैं। जो गलती ही नहीं की थी उसकी सजा नीलम को अंदर तक तोड़ गई। नीलम माँ के सिर पर हाथ रखकर कसम खाती है कि वह कभी भी कबड्डी नहीं खेलेगी और ना ही कभी भविष्य में लड़कों से उलझेगी। अब नीलम को स्कूल में पर भर में मन नहीं लगता क्योंकि वह अपना प्रिय कबड्डी नहीं खेल सकती। और दूसरे रमेश अब उसके सामने सीना तान कर चलता था, जिसके देख नीलम गुस्से से भर आ जाती थी, पर ना ही कुछ कह पाती और ना ही कह पाती। बस मन ही मन में कुढ़ती रहती। दिन बीते, साल बीते और नीलम का स्कूल खत्म हुआ। जगदीश भैया का इंजीनियर कॉलेज में दाखिला भी हो चुका था, जिसके लिए बाबूजी ने अपना पुश्तैनी मकान गिरवी रख कर छोड़ा था। किसी तरह जोड़ तोड़कर नीलम की भी बड़ी बहन शांति का ब्याह श्याम जी ने अपने गांव के करीबी दोस्त के बेटे से करा दी थी। रही उसकी छोटी बहन कुसुम, तो उसके लिए श्याम बाबू बहुत परेशान थे क्योंकि उसके नाक नक्श उनके आकर्ष नहीं थे। इसलिए कोई भी लड़का उसे पसंद नहीं कर रहा था। लेकिन इन सब बातों से परे नीलम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रही थी। नीलम जानती थी कि जब तक कुसुम दादी की शादी नहीं हो जाती उसके पास पढ़ने का समय, अगर एक बार कुसुम दीदी की शादी हो गई फिर बाबूजी मेरी शादी के पीछे पड़ जाएंगे। नीलम जोर जोर से इंजीनियरिंग की तैयारी कर रही थी। इसी बीच कुसुम की शादी तय हो गई। कुसुम का होना वाला पति राज एक नंबर का निकम्मा था। ना कोई नौकरी थी और ना ही कोई अपना कारोबार। पिता सरकारी दफ्तर में काम करते रहे थे, बस उसी पैसे पर उसका गुजारा चलता। कुसुम को यह रिश्ता बिल्कुल भी पसंद नहीं था, पर बाबूजी के आगे किसकी हिम्मत थी कि मुंह खोल सकें। कुसुम भी कुछ ना बोली, पर उसने अपने मन की करने की ठान ली कि बारात दरवाजे पर खड़ी थी। सभी बाराती नाचने में गमन थे। घर के बड़े बुजुर्ग सभी बारात के स्वागत के लिए मुख्य दरवाजे पर खड़े थे। चच से दुल्हन की सहेलियां समेत रिश्तेदार सभी दूल्हे की ओर एक झलक देखने के लिए व्याकुल थे। कमरे में दुल्हन के जोड़े में अकेली बेटी कुसुम अचानक से उठ खड़ी हुई और फिर पलंग के नीचे से एक बैग निकाला जिसमें कुसुम के स्वयं के कपड़े थे। बैग हाथ में थाम कुसुम घर के पिछले दरवाजे से तेजी से सबकी नजरें बचाकर बाहर निकल आई। थोड़ी देर चलने के बाद उसे मोटरसाइकिल पर एक लड़का दिखाई दिया, जिसे देख कुसुम मुस्कुरा उठी और मोटरसाइकिल पर सवार होकर चल गई। जाते हुए कुसुम पीछे मुड़कर देखा तो आसमान में आतिशबाजी की रौनक से आंखें चौंधिया गई और फिर उसके दोबारा घर की ओर देखने की हिम्मत नहीं की। कुसुम जानती थी वह कर रही है बहुत बड़ी गलती, पर यह भी जानती थी कि जात पात पर विश्वास करने वाले बाबूजी उमेश प्रेमी से विवाह कराने के लिए कभी भी तैयार नहीं होंगे और बाबूजी की मर्जी पर चलकर वह अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती थी। इसलिए उमेश, जो कि कुसुम को बेहद प्रेम करता था, उसके साथ भागने को तैयार हो गई।
कुसुम को घर में ना पाकर पूरे घर में कोहराम मच गया था। सभी हक्के बक्के से एक दूसरे को देख रहे थे। नीलम की माँ रो रो कर अधमरी सी बिस्तर पर बिखरे कुसुम के गहनों के साथ उसकी चिट्ठी देख अपने होश खो रही थी। सबसे बड़ी बात थी कि कुसुम पिता के घर से एकदम कुछ भी नहीं ले गई। शादी के लिए बनवाए गए गहने भी उसने जम्स के तस बस्तर पर ही रख दिए थे। वहीं बिस्तर और श्याम बाबू अपने सिर पर हाथ रखकर हताश से बैठे थे। उनकी समझ ने जैसे उनकी मस्ती का साथ ही छोड़ दिया था। दुल्हा बना राज मंडप में बैठ चुका था। पंडित जी ने दुल्हा को लाने के लिए 4 बार बुलावा भेज दिया, पर कोई करे भी तो क्या करे जब दुल्हन ही नदारत हो। श्याम बाबू समझ गए कि आज उनकी बेटी ने उनकी नाक कटवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यह सोचकर वह लड़के के पिता के चरणों में गिर पड़े। मुझे माफ कर दीजिए राम आश्रय जी, क्या सोचा था और क्या हो गया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरी बेटी घर से भाग गई है। अब यह शादी नहीं हो सकती। बोलते हुए श्याम बाबू लगभग फपक कर रो पड़े। बाबूजी को यूं रोते देख नीलम को कुसुम दीदी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। बाबूजी को रोते देख नीलम भी रो पड़ी। नीलम की सिसकियां सुनकर लड़के के पिता नीलम की ओर आशा भरी नजरों से देख बोले, श्याम बाबू, आप चाहें तो बारात बेरंग वापस नहीं लौटेगी। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि कुसुम की जगह अगर नीलम मेरे बेटे की दुल्हन बन जाए तो आपकी और मेरी दोनों की इज्जत बच जाएगी। अगर आपको यह सही लगे तो। लड़के के पिता राम आश्रय जी ने मुख से इतना सुनते ही श्याम बाबू का चेहरा एकाएक चमक उठा, जैसे श्याम बाबू जी ने मुंह मांगी मुराद पूरी कर दी हो। श्याम बाबू तो स्वयं चाहते थे कि कुसुम के ब्याह के बाद तुरंत नीलम का ब्याह भी कर दिया जाए। वह जल्द से जल्द बिटिया को ब्याह कर अपने जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहते थे। इसलिए अपने आंसू पोंछ उन्होंने नीलम की ओर देखा और पत्नी को बोले, नीलम की माँ, बेटी को तैयार करो। आज एक दिन इज्जत खराब की तो क्या हुआ, दूसरी बेटी हमारी इज्जत बचाएगी। घर में इतना बड़ा फैसला ले लिया गया और नीलम से एक बार भी उसकी मर्जी नहीं पूछी गई और नीलम भी यह सोचकर चुपचाप मंडप में बैठ गई कि वह आज अपने पिता की इज्जत बचाकर बहुत महान कार्य करने जा रही थी। लेकिन उसे बहुत जल्द से समझ आने वाला था कि यह महानता उसकी ज़िंदगी का रुख बदलने वाली थी। वह समझौता उसके सारे सपने तोड़कर रख देने वाला था, उसके मन की कड़वाहट से भर देने वाला था। ब्याह के बाद नीलम ससुराल आ पहुंची। नीलम जैसे सबसे बढ़कर पति राज बहुत खुश थे, क्योंकि देखने में नीलम कुसुम दीदी से अच्छी थी। नीलम जिसने पिता की मर्जी के आगे अपने सपनों की आहुति दे दी थी, वे भी अब ससुराल वाले को अपना बनाने के जहोदत में लग गई। शादी के बाद नीलम के सपने अब दम तोड़ चुके थे। पति राज को भी बस दैहिक सुख से मतलब रखता था। उसे नीलम की रोज़मर्रा की ज़रूरत से भी कोई लेना देना नहीं था। छोटी सी छोटी ज़रूरतों के लिए भी नीलम को सास ससुर के सामने हाथ फैलाना पड़ता था। 2 साल की शादी में नीलम बहुत ज़्यादा टूट चुकी थी। ना उसकी गोद अभी तक सुनी थी, इसलिए आए दिन सास और पति के ताने सुनने पड़ते थे। पर नीलम को समझ नहीं आता था कि वह करे तो क्या करे। ताने जब हद से ज़्यादा बढ़ जाए तब कभी कभी चिढ़ में नीलम बोल देती कि भगवान ने सही किया है, जिसका पति कमाता ना हो उसकी पत्नी की निसंतान ही रहे तो भला है। एक दोपहर नीलम सब्जी मंडी गई हुई थी। गर्मी काफ़ी थी। नीलम का गला प्यास से सूखा जा रहा था कि तभी गर्मियों के कारण चक्कर खाकर गिर पड़ी। सामने से आ रही एक कार से जल्दी सा
ब्रेक लगाया, नहीं तो नीलम कार के नीचे आने वाली थी। कार में एक दंपति बैठे थे। वह फटाफट कार से नीचे उतरे और नीलम को सहारा देकर कार में बिठाया। तब तक नीलम होश आ चुकी थी। कार में सवारी दंपति कोई और नहीं बल्कि कुसुम और उमेश थे, जिन्हें राजी खुशी देख नीलम के चेहरे पर हल्की मुस्कान तैर गई। नीलम, मुझे माफ़ कर दे, मेरे किए का भुगतान तुझे करना पड़ रहा है। तेरी गुनहगार हूँ। कुसुम ने नम आंखों से बोलते हुए अपनी नज़रें नीची कर ली। यह देख नीलम हल्की से दीदी का हाथ अपने हाथ में लेकर बोली, दीदी, तुमने जो किया बिल्कुल सही किया। तुम्हारा फैसला बिल्कुल सही था। गलत फैसला तो बाबूजी ने किया था। पहले आपकी शादी उस राज से तय करके और बाद में मेरी शादी उसके करवाकर। आज मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ। आप और जीजू दोनों नौकरी कर रहे हैं और जीजू से आपको भरपूर सहयोग मिल रहा है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। सही कर रही हैं। मैं अपने जीवन और जीवन साथी से बहुत खुश हूँ। बस बाबूजी, एक बार माफ़ कर दे और तेरे जीवन को एक सही दिशा मिल जाए तो जीवन में और कोई सुख नहीं रहता। दीदी, तुम बाबूजी का चिंता मत करो। बाबूजी का सोच का कोई ना कोई बदल सकता है, इसलिए तुम इन सब बातों में अपना जी छोटा मत करो। और रही बात मेरी, तो मेरे भाग्य में तो लिखा था वही मिला। नीलम, तू चाहे तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। मैं तेरा साथ देने को तैयार हूँ। बस एक बार तू हाँ कर दे। तेरी पढ़ाई का सारा खर्च मैं उठाऊंगी। दीदी, रहने दो। मेरे ससुराल वाले मेरी पढ़ाई को लेकर कभी हाँ नहीं कहेंगे। अब तो उसी दलदल में जीना है और उसी दलदल में मरना है। मायूसी भरे लहजे में बोलती हुई नीलम अपनी घर की ओर चल पड़ी और इधर कुसुम दीदी आंखें में पानी लिए नेहा को ओझल होने तक देखती रही। नीलम शारीरिक रूप से कभी भी माँ नहीं बन सकती थी। इस बात की पुष्टि डॉक्टर के करते ही राजू के माता पिता बेटे की दूसरी शादी के लिए बेचैन होने लगे थे। और एक दिन वही हुआ जिसका नीलम को डर था। राज ने माता पिता की सहमति से दूसरी शादी कर ली। नीलम ने उस दिन बहुत बवाल मचाया, लेकिन जो हो चुका था उसे वह बदल नहीं सकती थी। ससुराल वालों ने साफ साफ कह दिया कि यहाँ रहना है तो 2 वक्त की रोटी खाओ और शांति से रहो, वरना चाहे चली जाओ। इतने समय से सब कुछ झेलने के बाद भी नीलम का ससुराल और पति के प्रति मोह भंग नहीं हुआ था, पर सौतन के आने के बाद उसे अपना जीवन निरर्थक सा प्रतीत होने लगा। नीलम अब एक पल भी ससुराल में नहीं रखना चाहती थी। बहुत सोच विचार करने के बाद उसने तय किया कि उन्हें कुसुम दीदी की सहायता लेनी चाहिए। नीलम बिना किसी से कुछ बोले एक दिन मायके चली आई। श्याम बाबू तो नीलम के ससुराल वालों पर कार्रवाई करना चाहते थे, लेकिन नीलम ऐसा कुछ भी नहीं चाहती थी। उसे दोबारा से उस दलदल में जाने के नाम से ही दशहत से होने। नीलम ने ससुराल वालों पर कोई कार्रवाई नहीं की। चुपचाप राज से तलाक लेकर अपनी पढ़ाई लिखाई पर पूरा ध्यान लगा दिया। नीलम की पढ़ाई का सारा खर्च कुसुम दीदी और जगदीश भैया ने उठाया। जगदीश भैया की एक बड़ी कंपनी में अच्छी खासी तनख्वाह पर नौकरी लग गई। नीलम को कभी इंजीनियर बनना चाहती थी। उसने अपना रास्ता बदल लिया और एक शिक्षक बनने की राह पर चलने लगी। शिक्षा के क्षेत्र में डिग्री मिलने के बाद नीलम करीब 5 साल तक एक स्कूल में पढ़ती रही और स्वयं आगे बढ़ती भी रही। इसी दौरान उसकी मुलाकात एक पुराने मित्र से हुई जो अपना एक स्कूल खोलना चाहता था। शिक्षा को लेकर नीलम से उसने एक जुनून सा देखा, जिससे प्रभावित होकर वो प्रिंसिपल के रूप में कार्यभार संभालने का प्रस्ताव रखा। नीलम का एक राह मिल गई और आज 7 साल से नीलम प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत हैं और भली भांति कार्य भी कर रही हैं।
पिछली जिंदगी को भूलकर नीलम आज बहुत खुश है क्योंकि उसके जीवन को एक नई दिशा मिल गई है। पर एक जगह जहां जाकर वह आज भी लाचार सी हो जाती है, वह है नीलम के बाबूजी श्याम जी कुसुम के घर जाने से भगाने के बाद। माँ बीमार रहने लगी थी और एक दिन स्वर्ग सिधार गई। वहीं पत्नी के गुजरने के बाद भी श्याम जी ने कुसुम को उसके किए के लिए